कैंपस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राष्ट्रपति का भाग 2 पढ़ेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो नए हैं चैनल पे उन लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए, यदि अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए और शेयर करिए अधिक से अधिक। वीडियो को लास्ट तक आप देखेंगे तभी आप क्वालिटी जज कर पाएंगे। केवल व्हाइट बोर्ड देख करके और टीचर का फेस देख करके क्वालिटी जज नहीं होता, तो आप लास्ट तक जरूर देखिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो पड़ा है, वहां पे आप 2-3 वीडियो कम से कम देखिए, उसके बाद फिर डिसाइड करिए। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन आपको बताना है आज कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका अधिकार किनके समान है, ब्रिटेन की महारानी के समान या अमेरिका के राष्ट्रपति के समान, किनके समान है। ठीक, चलिए हम लोग शक्तियां पढ़ेंगे, लेकिन एक दो चीज यहाँ पर देख लीजिए। पहले सबसे पहले देखेंगे कि जो राष्ट्रपति हैं उनको अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेना होता है, ओथ लेना होता है। और राष्ट्रपति का जो शपथ है ये आर्टिकल 60 में लिखा है। कैसे आप लिखिएगा, स से 60 और स से शपथ। और ध्यान रखना है तुरंत 61 में क्या लिखा गया है, महाभियोग। राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रक्रिया है महाभियोग, उसकी चर्चा आर्टिकल 61 में है। ठीक है, और 60 में शपथ है कि राष्ट्रपति को शपथ लेना होता है। ठीक, चलिए इसके अलावा बात करेंगे कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितना होता है, कार्यकाल टेन्योर, कितने समय तक अपने पद पर बने रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पद ग्रहण करने की तारीख से 5 साल, जिस तारीख को अपना पद होल्ड करेंगे वहां से कितने समय तक, 5 साल तक। ठीक, हालांकि इस 5 साल से पहले भी जब चाहे राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति के नाम पर लेटर लिख करके रिजाइन दे सकते हैं। दैट मीन्स 5 साल से पहले जब कभी राष्ट्रपति का मन हो तो ये रिजाइन दे सकते हैं। अपना रिजाइन लेटर किनको सौंपेंगे, उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। ठीक, इसके अलावे महाभियोग का आरोप लगा करके इस प्रस्ताव को पारित करके भी इन्हें पद से हटाया जा सकता है। तो देखिए थोड़ा सा कि ये महाभियोग का प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, देखिए महाभियोग का मतलब क्या हुआ कि महान अभियोग, अभियोग माने आरोप, इम्पीचमेंट इंग्लिश में कहते हैं। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले ये एक प्रस्ताव लाया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी लाया जा सकता है, और उसके बाद फिर लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा में भेजा जाएगा। यदि राज्यसभा से पास हुआ तो लोकसभा में भेजा जाएगा, और जब दोनों ही जगह से पास हो जाएगा तो ये माना जाएगा कि राष्ट्रपति उस तारीख से पद से मुक्त हो गए हैं जिस तारीख को लोकसभा राज्यसभा दोनों ने पास कर दिया। ठीक, ध्यान रखना है कि सबसे पहले यदि हम प्रस्ताव लाना चाहते हैं, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाना चाहते हैं, तो पहली बात तो ये कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम महाभियोग का प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। प्लस लोकसभा में यदि ये प्रस्ताव लाया जा रहा है तो 1/4 मेंबर की सहमति से लाया जाएगा। ठीक है, और वो भी लिखित सहमति होनी चाहिए। केवल एक मेंबर मिल करके यदि चाहेंगे कि हम महाभियोग लाएं राष्ट्रपति के खिलाफ तो ये प्रस्ताव लाया भी नहीं जा सकता है। ठीक है, 1/4 मेंबर मिल करके ही ला सकते हैं। राज्यसभा में भी यदि लाया जा रहा हो तो वहां भी यही बात है, 1/4 मेंबर। तो 1/4 मेंबर मिल करके प्रस्ताव ला सकते हैं, लेकिन पास नहीं करा सकते इतने लोग। पास कराने के लिए 2/3 होना चाहिए। लोकसभा के टोटल जो मेंबर की संख्या है उसके 2/3 मेंबर यदि चाहेंगे तभी ये पास होगा। ठीक है, तो लाने के लिए 1/4 और पास कराने के लिए 2/3। ठीक है, इसके अलावे राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि जब लोकसभा और राज्यसभा में ये कार्यवाही चल रही है महाभियोग की, उस समय राष्ट्रपति खुद उपस्थित होकर के, नहीं तो अपना एक प्रतिनिधि भेज करके अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक है, चलिए और एक बात और यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये महाभियोग आप किस आधार पे चला सकते हैं। तो केवल एक ही आधार हो सकता है कि यदि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया हो या फिर अपने अधिकारों से बाहर जाकर के कुछ कार्य किया हो। केवल इसी आधार पे ही महाभियोग लाया जा सकता है, किसी और आधार पे नहीं लाया जा सकता। ठीक है, चलिए हो गया। अब यहाँ पर चले आइए शक्तियों में बात करें। यहाँ पे शक्तियों में तो कार्यकारी शक्तियां, तो कार्यकारी शक्तियां में सबसे पहले नियुक्ति का अधिकार। ध्यान रखिए, संघ स्तर पे जितने भी संवैधानिक पद हैं, जितने भी संवैधानिक आयोग हैं, उन पर नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति ही करते हैं। हम यदि बात करें संवैधानिक पद की तो आप सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो आगे सुनिएगा। कैग की नियुक्ति, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति, इन सभी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक, इसके अलावा जो विभिन्न आयोग होते हैं संवैधानिक आयोग, जैसे SC आयोग, ST आयोग, आजकल OBC भी संवैधानिक है तो OBC आयोग। ठीक है, चुनाव आयोग, तो ये सभी आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। UPSC, हाँ, उसके अध्यक्ष की भी नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात करेंगे तो
जो राजदूत नियुक्त किए जाते हैं विदेशों में, राजदूत जानते होंगे सभी लोग, नहीं जानते तो आगे कभी मिल बताएंगे। तो राजदूत की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे, ठीक। प्लस यदि विदेश से कोई राजदूत इंडिया आता है, या मान लिया जाए अमेरिका का कोई राजदूत जो है वो इंडिया आया, तो उनसे परिचय पत्र प्राप्त करना राष्ट्रपति का ही काम है, ठीक है। नहीं तो कैसे जानेंगे कौन है अमेरिका के राजदूत, तो उनका परिचय पत्र भी प्राप्त करना राष्ट्रपति का ही काम है, ठीक है। चलिए, इसके अलावे ये क्या करते हैं, तो एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं। इसका उल्लेख आर्टिकल 263 में है। तो आर्टिकल 263 के अनुसार राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कर सकते हैं। ये अंतरराज्यीय परिषद का गठन जो है वो केंद्र और राज्य या फिर विभिन्न राज्यों के बीच विवाद या कुछ भी यदि बात है तो उसको सुलझाने के लिए इसका गठन किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि झारखंड और बिहार या फिर कर्नाटक और केरल के बीच कुछ विवाद है, या दो से अधिक राज्यों के बीच भी कुछ विवाद हो सकता है सीमा को लेकर के या किसी भी दूसरी चीज को लेकर के, तो उन सभी विवादों का निपटारा करने के लिए एक अंतरराज्यीय परिषद होता है, ठीक है। इसका गठन कौन कर सकते हैं, राष्ट्रपति। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस अंतरराज्यीय परिषद के हेड कौन होंगे, तो प्रधानमंत्री। गठन करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन इसके अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए, इसके अलावा बात करें यदि, तो जितने भी सरकारी काम किए जाते हैं हमारे देश में, ठीक है, प्रशासन से संबंधित, वो लगभग सभी कार्य जो है वो राष्ट्रपति के ही नाम किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर ही किया जाता है, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रपति हमारे देश के मुखिया हैं। जिस तरह से आप अपने घर में देखते होंगे कि आपके घर से कुछ भी यदि काम होता है तो क्या माना जाता है कि वो काम आपके पापा के द्वारा किया गया हो, आपके पापा मुखिया हैं। उसी तरह से राष्ट्रपति पूरे देश के मुखिया हैं, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि प्रधानमंत्री से सूचना मांगे। वैसे प्रधानमंत्री खुद ब खुद सूचना देते हैं, ये सूचना मांग भी सकते हैं, ठीक है। ये सारा चीज है। और नोट्स भी देख लीजिएगा, एक आध लाइन बाय द वे यदि कुछ मिस हो जाए तो आपको नोट्स में जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, और एक चीज और ये ध्यान रख लीजिएगा कि कोई भी जाति को SC या ST घोषित करना राष्ट्रपति का ही अधिकार है, ठीक है। इसके अलावा किसी भी क्षेत्र को शेड्यूल्ड एरिया घोषित करना, अधिसूचित क्षेत्र घोषित करना, ठीक है, वो भी राष्ट्रपति के ही अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक। चलिए, अब यहाँ पर देखिएगा विधायी शक्तियां, विधायी माने कानून बनाने से संबंधित, ठीक है। तो ध्यान रख लीजिएगा हमारे देश में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। किसको, संसद, पार्लियामेंट। और राष्ट्रपति जो है वो संसद का अभिन्न अंग है, ठीक है। संसद में जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो संसद का अंग है, ठीक है। तो कानून बनाने में इनका भी योगदान है। जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक कोई भी कानून जो है वो लागू नहीं हो पाएगा, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और अंतिम चरण में राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कोई भी कानून अस्तित्व में नहीं आ सकता है, ठीक है। चलिए, इसके अलावे आप ये चीज सुने होंगे कि लोकसभा और राज्यसभा का बैठक होता है, या उसी को कहते हैं सेशन चलता है, सत्र चलता है, ठीक है। साल भर में जनरली जो है वो 3 सेशन चलते हैं। जैसे कि अभी मानसून सेशन चालू होगा, नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये जो सेशन होती है, सत्र जो होती है, इस सत्र को बुलाने का अधिकार, ठीक है, कि इस तारीख से सत्र चलेगा, और इसको समाप्त करने का अधिकार, ये 2 अधिकार राष्ट्रपति के पास है। किस किस चीज का अधिकार, सत्र को बुलाने का अधिकार और सत्र को समाप्त करने का अधिकार, ठीक है। इसके अलावा ज्वाइंट सेशन, ये संयुक्त सत्र, ये क्या होता है ज्वाइंट सेशन। देखिए, जब सेशन चलती है तो लोकसभा का सेशन अपना अलग चलता है और राज्यसभा का सेशन अपना अलग चलता है। और ज्वाइंट सेशन में क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ बैठते हैं और एक साथ बैठक चलती है। इन सभी की चर्चा जब हम लोग आएंगे, संसद पढ़ेंगे, पार्लियामेंट, तो वहां पे डिटेल में समझेंगे। अभी इतना जान लीजिएगा, ठीक है। और ये चीज पता है ना आपको कि जब ज्वाइंट सेशन होती है तो ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है और स्पीकर ही जो है वो अध्यक्षता करते हैं। बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन इसको अध्यक्षता करने का अधिकार जो है वो स्पीकर के पास होता है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा ये यहाँ पर देखिएगा कि जब भी चुनाव होता है तो चुनाव के बाद जो पहली सत्र होती है उसको संबोधित करते हैं राष्ट्रपति। चुनाव हुआ, जैसे पिछला बार चुनाव हुआ था,
तो उसके बाद जो पहला सत्र होगा, पहला जो सेशन होगा, राष्ट्रपति उसको संबोधित करते हैं, दैट मीन्स बोलते हैं, ठीक है। और अपने इस संबोधन में जो है ना, नई सरकार की नीतियों का जो है वो चर्चा करते हैं कि जो नया सरकार बनना है उनकी क्या नीतियां होंगी, उनके क्या उद्देश्य होंगे, उन सभी की चर्चा करते हैं, ठीक है। तो चुनाव के बाद जो पहला सत्र होगा उसको संबोधित करते हैं। इसके अलावे हर साल जो पहला सत्र होगा, 3 सत्र बुलाए जाते हैं ना हर साल, तो जो पहला सत्र होगा, ठीक है, संसद का, उसको भी राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। तो संबोधित करते हैं चुनाव के बाद का पहला सत्र। और हर साल, क्योंकि आप जानते हैं हर साल चुनाव होता नहीं है, तो यदि चुनाव न भी हो रहा हो तो साल का जो पहला सेशन होगा उसको भी राष्ट्रपति जो है वो संबोधित करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावे जो है राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं, और ये 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें साहित्य या फिर खेल या शिक्षा या कला के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त हो, ठीक है। तो 12 मेंबर जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावे 2 मेंबर लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं, एंग्लो इंडियन, ठीक है, एंग्लो इंडियन। टोटल कितने, 12 यहाँ, 2 यहाँ, तो टोटल 14 जो मेंबर हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा कि 104वां संविधान संशोधन 104, इतने नंबर का संविधान संशोधन, इसके माध्यम से जो लोकसभा में 2 मेंबर का मनोनयन करते थे ना, इनको समाप्त घोषित कर दिया गया, ये खत्म हो गया। अब राष्ट्रपति ये 2 मेंबर का मनोनयन लोकसभा में नहीं करेंगे, लेकिन ये वाला व्यवस्था है, ठीक है। तो आप केवल राज्यसभा में ही मनोनयन करेंगे, लोकसभा में नहीं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, नया क्वेश्चन बनेगा तो इसी को ध्यान में रख के आपको जवाब देना होगा। अब देखिए, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, आर्टिकल 1, 2, 3 के अनुसार जो है वो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। यहीं पर याद रख लीजिएगा, 123 के अनुसार राष्ट्रपति और आर्टिकल 213 के अनुसार राज्यपाल गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ये क्या है अध्यादेश, यहाँ पर देखिए। हम जानते हैं कि नॉर्मली कानून बनाने का अधिकार किनके पास है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर बनाते हैं ना। यहाँ से पास हुआ तो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे तो वो कानून जो है वो अस्तित्व में आ जाएगा। लेकिन मान लिया जाए कि लोकसभा या राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा है, या चल रहा है तो किसी एक का चल रहा है, और कोई एक चाहे तो बन नहीं पाएगा कानून। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि राष्ट्रपति के केवल हस्ताक्षर मात्र से, राष्ट्रपति के केवल हस्ताक्षर मात्र से कानून बन जाता है। तो राष्ट्रपति के केवल हस्ताक्षर मात्र से, बिना लोकसभा बिना राज्यसभा से पास हुए, केवल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर मात्र से जो अस्थायी कानून बनता है उसी को हम लोग अध्यादेश कहते हैं। तो अध्यादेश क्या है, तो ये अस्थायी टेम्पोररी जो है वो कानून है। इसका जो मतलब कह सकते हैं प्रभाव है वो केवल 6 महीने तक ही ये लागू रहेगा। यदि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर बनाते तब तो लंबे समय तक रहेगा, जब तक उसको समाप्त न किया जाए। लेकिन जो अध्यादेश है, चूंकि ये केवल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर मात्र से बना है, इसलिए एक तरह से अस्थायी होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 6 महीने तक ही प्रभाव में रहेगा, उसके बाद जो है ये समाप्त हो जाएगा। तो समझ गए होंगे, अध्यादेश मतलब अस्थायी कानून जो केवल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर मात्र से कानून बन जाता है, ठीक है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा का कोई योगदान नहीं होता है, ठीक है, समझ गए इसे। अब यहाँ पर ये याद कैसे रखिएगा, तो देखिए अध्यादेश क्या है कि केवल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से जो है वो कानून बन जाएगा। मतलब जो काम 3 लोग करते थे, 1, 2, 3 लोग करते थे, वो काम राष्ट्रपति अकेले कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो काम 3 लोग करते थे, 1, 2, 3, वो राष्ट्रपति अकेले कर लेते हैं। तो आर्टिकल भी देखिए क्या है, 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3 का काम राष्ट्रपति अकेले कर लेते हैं। यही आपका क्या हो गया, अध्यादेश, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस तरह से नॉर्मल कानून होता है उसी तरह से ये अस्थायी कानून भी होता है। मतलब नॉर्मल कानून का जितना वैल्यू है, इस कानून का भी उतना ही वैल्यू है, ठीक है। चलिए, ये चीज समझ पाए होंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन घुमाकर पूछेगा तो आप देख लीजिएगा थोड़ा अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं आपातकालीन शक्तियां, ठीक है, इमरजेंसी पावर, ठीक है, आपातकालीन शक्तियां। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि हमारे देश में 3 तरह के आपातकाल की चर्चा की गई। कितने तरह के, 3 तरह के आपातकाल की चर्चा की गई है। एक आपका राष्ट्रीय आपातकाल, जिसको हम नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, इसका उल्लेख आर्टिकल 352 में है। उसके बाद एक राज्यों में आपातकाल, राज्यों में आपातकाल, इसी को राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, इसका उल्लेख आर्टिकल 356 में है। और इसके अलावा एक चीज और है आपका वित्तीय आपातकाल, इसका उल्लेख जो है आपका आर्टिकल 360 में है। तो कैसे याद रखिएगा,
राष्ट्रीय आपातकाल। अब सोचिए राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय, सबसे पहले तो राष्ट्र आता है, एकदम राष्ट्र आता है 352 आर्टिकल, और उसके बाद 4 ऐड, याद रखने का केवल हम बता रहे हैं, 4 ऐड 356 और फिर 4 ऐड, तो वित्तीय आपातकाल आ जाएंगे 360। ठीक है, सबसे पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं कि ये राष्ट्रीय आपातकाल क्या है और किन हालात में इसकी घोषणा की जा सकती है। तो देखिए, यदि भारत का किसी दूसरे देश से युद्ध हो जाए, लड़ाई हो जाए, या कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे, ठीक है, वैसे आक्रमण करे तो युद्ध होगा ही होगा, तो जैसे कह दे किसी देश के साथ वार चल रहा हो, युद्ध शुरू हो गया हो, या कोई दूसरा देश जो है वो अटैक कर दिया हो, तो इस आधार पे जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। ठीक है, कौन घोषणा करेंगे? राष्ट्रपति घोषणा करेंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, एक और आधार है क्या, कि यदि देश में आंतरिक अशांति हो, यदि देश में क्या हो, आंतरिक अशांति हो, तो इस आधार पे भी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता था। हम क्या बोल रहे हैं? जा सकता था, आंतरिक अशांति के आधार पे। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से ये प्रावधान कर दिया गया कि आंतरिक अशांति के आधार पे अब राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगेगा। आंतरिक अशांति को हटा करके यहाँ बोल दिया गया कि यदि सशस्त्र विद्रोह है, सशस्त्र मतलब समझ रहे हैं, शस्त्र के साथ माने हथियार के साथ यदि विद्रोह हो रहा है, तभी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, तो आंतरिक अशांति के आधार पे अब नहीं लगाया जा सकता। अब उसके जगह पे क्या है कि सशस्त्र यदि विद्रोह हो जाए, मान लिया जाए झारखंड, बिहार या कहीं पूरे देश में एकदम हथियार के साथ लोग विद्रोह शुरू कर दे, तो उस आधार पे लगाया जा सकता है। तो अभी लगाया जा सकता है युद्ध आक्रमण के आधार पे और एक सशस्त्र विद्रोह के आधार पे। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा कि क्या ये राष्ट्रपति अपने मन से इसकी घोषणा करेंगे? तो नहीं। अब क्या है, तो अब जो है इसी संशोधन के माध्यम से ही कह दिया गया है कि राष्ट्रपति ये घोषणा तभी कर सकते हैं, कब? जब मंत्रिमंडल, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गौर करिएगा, हम वर्ड यूज कर रहे हैं मंत्रिमंडल, कैबिनेट मिनिस्टर। तो जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा करने का परामर्श देंगे, तभी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेंगे। ठीक है, मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श, लिखित सलाह होना जरूरी है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन वाला पूछता है, लोग अक्सर गलती करते हैं कि भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख कहाँ पर है? तो ओनली एंड ओनली आर्टिकल 352 में है, और ये जो संशोधन हुआ था ना, उसी के माध्यम से मंत्रिमंडल शब्द को इंसर्ट किया गया है संविधान में, मतलब डाला गया है कि मंत्रिमंडल सिफारिश करेगा तभी लगेगा। ध्यान रखिएगा, केवल यही एक एग्जाम्पल है आर्टिकल 352 जहाँ पे मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है। और कब आया ये मंत्रिमंडल शब्द? 44वां संशोधन के माध्यम से संविधान में ये वर्ड आया। ठीक है, मंत्रिमंडल, और कहीं मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं है। बाकी सभी जगह मंत्री परिषद बोला गया है, बाकी सभी जगह क्या बोला गया है? मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, केवल यही मंत्रिमंडल बोला गया है। बोलिएगा अंतर क्या है सर? वेट करिए, पूरा एक टॉपिक है, वहां पर हम समझाएंगे। ठीक है, अब देखिए, राष्ट्रपति घोषणा कर देंगे आपातकाल की, और जब राष्ट्रपति घोषणा करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब राष्ट्रपति घोषणा करेंगे तो वहां से 1 महीने के अंदर, क्या बोल रहे हैं? 1 महीना, भूलिएगा नहीं, 1 महीने के अंदर संसद की सहमति, स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में यदि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देते हैं, मान लीजिए जिनके साथ लड़ाई हो गई, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देंगे, और आज यदि घोषणा करेंगे तो यहाँ से 1 महीने के अंदर संसद की स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है, पार्लियामेंट की स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है, यदि स्वीकृति मिला, ठीक है, तो 6 महीने तक रहेगा ये। कितने देर तक? 6 महीने तक रहेगा। ठीक है, जिस तरह से आप जियो में रिचार्ज कराते हैं, कितने दिन तक रहता है? 3 महीने या जितना दिन भी, तो यहाँ पर कितने दिन तक रहेगा? 6 महीने तक। लेकिन 6-6 महीने करके संसद इसको बढ़ा सकता है आगे तक। ठीक है, 6-6 महीने करके संसद जो है इसको आगे तक बढ़ा सकता है। बोले कितना समय तक? ठीक है, तो कोई समय सीमा नहीं है कि कितना आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 6-6 महीना करके बढ़ाया जा सकता है। जिस तरह से आप जियो में रिचार्ज कर रहे थे 3-3 महीना में, उसी तरह से संसद इसको पास करते रहता है 6-6 महीना में, और इस डेट को बढ़ाते रहता है। तो 6-6 महीना करके कितना दिन तक बढ़ा सकता है, कोई अधिकतम समय सीमा का उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा हुआ, 1 महीने के अंदर संसद का अप्रूवल मिलना जरूरी है, और संसद अप्रूवल देगा कितने समय के लिए? 6 महीने के लिए। फिर 6 महीने के बाद फिर से चाहे संसद तो इसे आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, और नहीं तो समाप्त कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज हो गई। अब बात रहा कि अब तक जो है हमारे देश में
कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अभी तक जो है वो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। वो 3 बार कब कब था, तो एक था आपका 1962 ईस्वी में, ठीक है 1962, एक था आपका जो है वो 1971 ईस्वी में, और एक था आपका 1975 ईस्वी में। 1962 में क्या हुआ था, तो चीन के साथ लड़ाई हुई थी, ठीक है, भारत इंडो चाइना वार, ठीक है। 1971 में क्या हुआ था, तो पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी, ठीक है, भारत पाक युद्ध। इसी लड़ाई में ही जो बांग्लादेश का उदय हुआ था, ठीक है, इसी लड़ाई के परिणाम स्वरूप, ठीक है। और आपका 1975 में जो है वो आंतरिक अशांति के आधार पे लागू किया गया था, आंतरिक अशांति के आधार पे, इंदिरा गांधी के समय में आंतरिक अशांति के आधार पे, ठीक है 75 में। फिर 78 में क्या हो गया भाई कि अब आंतरिक अशांति के आधार पे नहीं लगेगा, अब लगेगा सशस्त्र विद्रोह के आधार पे, ठीक है। और अभी तक ये 3 बार लागू हो चुका है, ये रीजन भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई तो 65 में भी हुआ था, हाँ हुआ था, लेकिन उस समय आपातकाल नहीं लगाया गया था, एक्चुअल में 62 वाला ही कंटिन्यू चल रहा था, ठीक है, तो लगाया फिर से नहीं गया था, ठीक है। और डेट वगैरह देख लीजिएगा नोट से, ठीक है। जेएसएससी के एग्जाम में जो है वो पूछ चुका है कि ये वाला जो आपातकाल है 1975 में जो आपातकाल लगा था वो कब तक चला था, तो ध्यान रखिए 75 से 77 तक चला था, और ये वाला भी 77 तक चला था, ठीक है, ये वाला भी 77 तक चला था और ये वाला भी 77 तक चला था। तो बोलिए सर 77 था तो फिर काहे लग गया, अब इंदिरा गांधी का मन भाई लगाया, ठीक है, ये चल ही रहा था और इसको भी लगा दिया, ठीक है, और 77 में ये और ये दोनों समाप्त हो गए, ठीक है। तो ये वाला यदि आप देखिएगा तो 2 साल पूरा नहीं होता है, महीना वो ना देखें तो लगभग 21 महीना होता है। तो वही पूछा था जेएसएससी के एग्जाम में, दारोगा के एग्जाम में, दूसरे एग्जाम में भी पूछ सकता है, ठीक है। और पाकिस्तान के साथ अब तक कितनी बार लड़ाइयां हो चुकी है आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। आप सोचेंगे कि सर यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो जाएगा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, हाँ इससे जो है वो क्या चेंज आ जाएगा। देखिए यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो जाए तो एक लाइन में कहिए तो केंद्र सरकार ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, राज्यों के अधिकार कम हो जाते हैं, ठीक है। मान लिया जाए कि यदि चीन के साथ लड़ाई हो गई है तो ऐसे समय में केंद्र के साथ माने केंद्र के पास ज्यादा पावर रहेगा, तभी तो उस सिचुएशन को हैंडल कर पाएगा ना, ठीक है। तो राज्यों की शक्तियां कम हो जाती है और केंद्र जो है वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, यही चीज होता है। इसके अलावे क्या होते हैं, तो मौलिक अधिकार जो है वो कुछ समय के लिए स्थगित हो जाता है, फंडामेंटल राइट्स हम लोग पढ़े नहीं, पढ़ेंगे, तो मौलिक अधिकार जो है वो स्थगित हो जाते हैं, ठीक है, जब तक राष्ट्रीय आपातकाल रहेगा। तो यही सब बड़ा प्रभाव है, ठीक। चलिए अब यहाँ पर देखिए राज्यों में आपातकाल, इसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन। राज्यों में आपातकाल इसी को कहते हैं राष्ट्रपति शासन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो है राष्ट्रपति घोषणा करेंगे और राष्ट्रपति जिस तारीख को घोषणा करेंगे वहां से 2 महीने के अंदर जो है वो संसद का सहमति मिलना जरूरी है, संसद की स्वीकृति अप्रूवल मिलना चाहिए। यहाँ पर हम बोले थे 1 महीने के अंदर संसद का अप्रूवल चाहिए, और यहाँ पर बोले थे, यहाँ बोल रहे हैं क्या 2 महीने के अंदर संसद का अप्रूवल चाहिए। और यदि अप्रूवल दिया संसद तो कितना दिन के लिए देगा, 6 महीने के लिए देगा, ठीक है, कितना दिन के लिए, 6 महीने के लिए देगा, ठीक। अब फिर 6 महीने के बाद फिर बढ़ाया जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ अधिकतम समय सीमा का उल्लेख है, 3 साल तक ही बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मान लिया जाए कि कोई ऐसा सिम है जिसमें आप 6-6 महीना में रिचार्ज कराइए, लेकिन वो सिम 3 साल तक ही कार्य करेगा, 3 साल के बाद वो सिम जो है वो डेड हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे तो 6-6 महीने करके अधिकतम कितने समय तक, 3 साल तक ही इसको बढ़ाया जा सकता है, इससे अधिक नहीं, ठीक है। और यहीं पर थोड़ा सा आप देख लीजिएगा यदि वित्तीय आपातकाल का, फाइनेंशियल इमरजेंसी का, तो देखिए वित्तीय आपातकाल में क्या होता है ना कि इसे भी 2 महीने के अंदर संसद की सहमति मिलनी आवश्यक है, लेकिन यहाँ अधिकतम समय सीमा का कोई उल्लेख नहीं है, यहाँ पे खाली आपको ये याद रखना है 2 महीना, ठीक। और ये वित्तीय आपातकाल की घोषणा कब की जाएगी, यदि राष्ट्रपति को लगे कि देश में जो वित्तीय स्थिति है, जो वित्तीय हालात है वो उसको खतरा है, या वित्तीय अस्थायित्व, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरा है, तो ऐसे समय में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। जैसे आप कुछ दिन पहले देखे होंगे नोटबंदी हुआ था, तो हो सकता है कि उस समय यदि चाहें तो राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते थे, क्योंकि एक तरह से वित्तीय स्थायित्व का ही खतरा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का खतरा हो गया था, रुपया इधर उधर पूरा हो गया था, ठीक है, तो उस आधार पे कर सकते थे। लेकिन आज तक जो है एक बार भी ये आपातकाल लागू नहीं हुआ है, वित्तीय आपातकाल एक बार भी लागू नहीं हुआ है, ठीक है। और बोलिएगा सर इसको थोड़ा आप समझा दीजिए, राज्यों में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। तो देखिए इसको थोड़ा सा समझाते हैं।
राज्यों में आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन क्या है। देखिए, ये जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन होता है, आपातकाल होता है ना, इसमें क्या होता है, ये किन आधारों पे लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले जो है वो राज्यपाल, उस स्टेट का जो राज्यपाल है, गवर्नर, वो अपनी रिपोर्ट भेजते हैं राष्ट्रपति को, ठीक है। और यदि राष्ट्रपति को लगता है कि संविधान के अनुसार उस राज्य का शासन चलाना संभव नहीं है, संविधान में जो प्रावधान है उसके अनुसार यदि उस राज्य का शासन चलाना संभव नहीं है, तो इस आधार पे लग सकता है, ठीक है। यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि संविधान के अनुसार उस राज्य का शासन चलना संभव नहीं है, ठीक है। आप देखे होंगे कि कई बार ऐसा होता है कि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, अब कोई सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, गठबंधन भी नहीं हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं ना है कि यदि बिना बहुमत का है तब वो सरकार बनाने दे दे, नहीं, बिना बहुमत के सरकार नहीं बना सकता। संविधान कहता है बहुमत रहेगा तभी सरकार बनेगा, और यदि किसी के पास बहुमत ही नहीं हो रहा है, मतलब संविधान के अनुसार शासन चलाने, सरकार बनाने की स्थिति में कोई भी पार्टी नहीं है, तो लग जाता है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। लेकिन राज्यपाल पहले रिपोर्ट भेजेंगे, ठीक है। एक ही आधार हो सकता है कि यदि राष्ट्रपति को लगे कि संविधान के अनुसार शासन चलाना संभव नहीं है। दूसरा क्या है कि मान लिया जाए केंद्र सरकार कुछ निर्देश दिए, कुछ जो है वो इंस्ट्रक्शन दिया और राज्य सरकार उसको नहीं फॉलो किया, मानने से इनकार कर दिया या कुछ भी किया, तो इस आधार पे भी लग सकता है। आप देखते होंगे केंद्र सरकार का कुछ निर्देश होता है तो पश्चिम बंगाल के सीएम और एक दो सीएम जो है वो अक्सर जो है वो खिलाफ में आ जाते हैं, उसको मानने से इनकार करते हैं, तो उस आधार पे भी चाहे तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ऐसा प्रावधान है, ठीक है। चलिए, अब जब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तब क्या होगा, नाम से पता चल रहा है। यदि झारखंड में राष्ट्रपति शासन लग गया या बंगाल में लग गया, कहीं भी लगा, तो फिर राष्ट्रपति शासन चलाने लगेंगे, नाम से पता चल रहा है ना, राष्ट्रपति शासन चलाने लगेंगे, और वहां का जो सीएम है और बाकी जो मिनिस्टर हैं उन लोग जो है उनका जो पद है स्थगित हो जाता है। वैसे पूरा विधानसभा ही जो है वो स्थगित टाइप का हो जाता है, मतलब फ्लाइट मोड में चला जाता है, मोबाइल में लगाता है फ्लाइट मोड, तो वो विधानसभा जो है उसका कुछ पावर नहीं रह जाता है, सीएम वगैरह कुछ नहीं रह जाता है, राष्ट्रपति शासन चलाता है। लेकिन क्या राष्ट्रपति दिल्ली से झारखंड आ जाएंगे शासन चलाने के लिए, या बंगाल आ जाएंगे, या उत्तर प्रदेश आ जाएंगे, तो नहीं, राष्ट्रपति दिल्ली में ही रहेंगे, राज्यपाल के माध्यम से चलेंगे, ठीक है। शासन कैसे चलाएंगे, राज्यपाल के माध्यम से, जो काम सीएम करते हैं वो काम राज्यपाल करेगा राष्ट्रपति की तरफ से। तो यहाँ क्वेश्चन यदि पूछा कि राष्ट्रपति शासन में शासन कौन चलाता है, तो ऑप्शन दे देगा सीधे राष्ट्रपति, देगा राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से, तो क्या चूज करिएगा, सीधे राष्ट्रपति नहीं चलाते, राष्ट्रपति जरूर चलाते लेकिन किसके माध्यम से, राज्यपाल के माध्यम से। राज्यपाल यहाँ पे होते हैं गवर्नर, वो चलाते हैं, ठीक है, लेकिन नाम होता किनका, राष्ट्रपति का है, ठीक है, समझ गए इसे। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक दो और फैक्ट पूछ सकता है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा कहाँ की गई, तो पहली बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई पंजाब में। कहाँ पे, पंजाब में, लेकिन ध्यान रखिएगा उस समय पंजाब का नाम क्या था, पेप्सू, ठीक है। रेलवे के एग्जाम में पूछा था कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा, तो ऑप्शन पंजाब था ही नहीं, ठीक है, तो ये क्या होगा, पेप्सू, ठीक। सबसे अधिक बार जो है उत्तर प्रदेश में लगा, हालांकि सबसे अधिक बार कहाँ लगा ये डेटा आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश ध्यान रखिएगा यही सही है, ठीक है। पहली बार पंजाब पेप्सू में, और आपका सबसे अधिक बार जो है आपका उत्तर प्रदेश में लगा है, ठीक है। अच्छा, पंजाब में आपको पता है ना कि पहले वहां पे जो है वो मतलब क्या कहेंगे, टेररिस्ट, आतंकवाद बहुत अधिक था, ठीक है। अभी आपको लग रहा है ना पूरा शांति शांति, लेकिन एक समय था जब पूरी तरह से वो आतंकवाद से जूझ रहा था। जब प्रधानमंत्री पे आएंगे तो हम उसका चर्चा करेंगे। तो ये 3 तरह के आपातकाल की हो गई बात भाई, समझ गए होंगे इसे, ठीक है। अब देख रहे हैं वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर क्या है राष्ट्रपति के पास, वित्तीय शक्तियां। तो देखिए सबसे पहले तो राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग का गठन करते हैं, ठीक है, वित्त आयोग का गठन करते हैं। आर्टिकल 260 में जो है वित्त आयोग का चर्चा है। ये वित्त आयोग फाइनेंशियल कमीशन का क्या काम होता है, तो ये वित्त आयोग ही जो है आपका टैक्स का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच कैसे किया जाए इस संबंध में अपनी सिफारिश देता है, ठीक है, इस संबंध में अपनी सिफारिश देता है। प्लस राज्यों की जो मदद की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, दैट मीन्स राज्यों को जो मदद दिया जाता है, हेल्प दिया जाता है फाइनेंशियल, वो भी इन्हीं के रिकमेंडेशन पर आधारित होता है। तो ये दोनों ही चीजें याद रखिएगा, केंद्र और राज्य के बीच करों का बंटवारा इसी के परामर्श से या इसी के सिफारिश के आधार पे होता है। और दूसरी बात कि राज्यों को जो वित्तीय मदद दिए जाते हैं वो भी इसी के रिकमेंडेशन पर आधारित होता है, ठीक है। वर्तमान में जो है वो 15वां वित्त आयोग गठित हो चुका है।
15वें वित्त आयोग के हेड आपका NK सिंह है। ठीक है, आप बताइएगा 14वां वित्त आयोग के बारे में, उसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक, चलिए। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास और क्या पावर है, तो एक आपका होता है आकस्मिक निधि, इमरजेंसी फंड। ठीक है, इमरजेंसी फंड, ये फंड जो है वो राष्ट्रपति के ही कह सकते हैं कंट्रोल में होता है। राष्ट्रपति जो है इस फंड से पैसा निकालने की अनुमति दे सकते हैं। ठीक है, नाम से पता चल रहा है ना, इमरजेंसी फंड ये किस लिए बनाया गया है, यदि इमरजेंसी में जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, तो ऐसे स्थिति में जो है वो खर्च करने के लिए, पैसा खर्च करने के लिए इस फंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, बाकी जो फंड होते हैं ना, उससे पैसा निकालने के लिए पूरा संसद का सहमति चाहिए। तो संसद का सहमति तुरंत कैसे मिलेगा, बैठक तुरंत कैसे होगा, इसलिए इस निधि का प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति केवल अपने से इस फंड से पैसा निकाल सकते हैं, फिर बाद में आगे और उपाय किया जाएगा। ठीक, तो ये सब शक्तियां हैं, एक दो शक्तियां और बचा है, हम आगे चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक काफी लंबा है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक दो फैक्ट्स हम आपको बता दे रहे हैं लास्ट में, दिमाग फ्रेश करिए। हम बताए थे भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल। ठीक, तो रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, और अमेरिका, तो रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल, एक कदम आगे है हमसे। और अमेरिका की बात करें तो एक कदम पीछे है, वहां के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल होता है। अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति थे उनका भी नाम याद रखिएगा, क्या नाम है, ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन। इन्हीं के नाम पर अमेरिका की जो राजधानी है ना, वाशिंगटन डीसी नाम इन्हीं के नाम पे पड़ा है। तो पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। एक और ध्यान रखना है, 16वें राष्ट्रपति, तो 16वें राष्ट्रपति अमेरिका के थे अब्राहम लिंकन। काफी इंपॉर्टेंट है, ये अब्राहम लिंकन ने जो है अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन किया था। तो ये भी कई एग्जाम में रिपीट किया जाता है। तो 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। ठीक है, उसके अलावा भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डी आइजनहावर। ठीक है, डी आइजनहावर, ये भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। ठीक, एक और ध्यान रखिएगा कि अमेरिका के वो राष्ट्रपति जो पहले एक्टर थे, तो रोनाल्ड रीगन। ठीक है, रोनाल्ड रीगन, वैसे नोट्स में लिखा है, आप पढ़िएगा। ठीक, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में